नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सबसे पहले आज की कवर स्टोरी नंबर 1 हम आपको दिखाएंगे हिंसा का नेपाल कनेक्शन। जी हां, जो लद्दाख में हिंसा हुई वहां पर कुछ नेपाल के लोग भी पकड़े गए हैं। क्या लेह लद्दाख में हुई हिंसा नेपाल वाली टूलकिट का हिस्सा है? क्योंकि आज लद्दाख हिंसा में कई नेपाली भी फरार हैं। कवर स्टोरी नंबर 2, आई लव महादेव को लेकर गुजरात के गांधीनगर में हिंसा क्यों, ये बात करेंगे। इसके अलावा तीसरी कवर स्टोरी हम आपको दिखाएंगे 62 वाला ब्लंडर, नेहरू का ब्लंडर, इसकी भी बात करेंगे। और चौथी कवर स्टोरी नए भारत की अग्नि, पाकिस्तान में खलबली, इसकी भी बात होगी। ये है 4 बड़ी खबरें। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सोनम वांगचुक पर सीबीआई के बाद ईडी की जांच भी शुरू होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। ईडी है, इसी नहीं है, ईडी है, माफ करिएगा, जो स्क्रीन पर है। ईडी की जांच सोनम वांगचुक पर फेमा के तहत जांच करेगी ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सीबीआई पहले से जांच कर रही है और अब ईडी भी जांच शुरू करेगी। पहले से जांच जो चल रही है वो सीबीआई की चली रही है 2-3 महीने से। फेमा के तहत जांच शुरू करेगी ईडी। कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सोनम वांगचुक पर है कि फंड्स को डाइवर्ट किया, एनजीओ में जो पैसा आया उसको अपने पर्सनल अकाउंट या कंपनी के अकाउंट में जो है वो एनरूट किया गया। बड़ी वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप हैं। कई जो पर्सनल अकाउंट है शायद 9 के आसपास, उसमें से 7 से 8 डिक्लेयर ही नहीं किए। विदेशी बिना एफसीआरए क्लियरेंस के बहुत विदेशी लेन देन हुआ। वो सारी डिटेल जो अब आ रही है धीरे धीरे। और बड़ी खबर यह है कि ईडी भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी एंट्री हो गई है। ईडी भी जांच करेगी सोनम वांगचुक की। कवर स्टोरी नंबर 1, सबसे पहले बात इसी की। पे गिर्जा नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका मिवन से गिर्जा क्यों मानते ने। कोई पत्थर चलाता फेडरलिज्म के लिए, आर्टिकल 370 के लिए, अगर कोई प्रोटेस्ट करता तो शायद उसके ऊपर गोली भी चलाई जाती। और जख्मियों में नेपाल के लोग भी शामिल हैं और डोडा के लोग भी शामिल हैं। हमें लगता है कि जरूर इसमें साजिश की गई है और लोगों को बाहर से बुलाया गया है यहाँ पर माहौल खराब करने। जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। हुकूमत उनकी है, इंतजामिया उनका है। जब वो फेल हो जाते हैं तो किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। Here in Islamabad, attending the climate change conference, Free Pakistan. हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, वो गड़ा फट रहा है। अब आप ताकत को इस्तेमाल मत कीजिए, अब बातचीत का रास्ता इस्तेमाल कीजिए। और लेह में जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना घटी, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उनके गुंडे इस घटना में शामिल है। सत्ताधारी दल वो है, उनको ये देखना है कि आक्रोश क्यों है। कांग्रेस को इल्जाम दोगे, हट जाओ ना कुर्सी से, हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे, हम अमन चैन कायम कर लेंगे। हिंसा बढ़ रही है, ये बहुत चिंता की बात है। हमारे माइंस हैं, हमारा पानी है, किसी तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को इससे डिप्राइव किया जाए, इनसे वो छीना जाए। और ये बात लद्दाख के लोग समझ चुके हैं। साहब देखिए, देश में ना कुछ तो खतरनाक हो रहा है, सब कुछ प्लानिंग हो रही है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये आई लव मोहम्मद के नाम पर देश के 30 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुआ, कई जगह हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, थाने पर हमला हुआ। उधर यूपी के उन्नाव में सरतन से जुदा के नारेबाजी हो गई। लेह लद्दाख में जबरदस्त हिंसा हुई, वफ के नाम पर देश भर में प्रदर्शन हुआ। उत्तराखंड में आज़ादी आज़ादी के नारे लगे, वो वीडियो अब आ रहे हैं सामने। नेपाल बना देने की धमकी, आज़ादी आज़ादी के नारे उत्तराखंड में लग रहे हैं। ये देखिए, नेपाल बना देने की धमकी दी जा रही है। लेह में अलग हो रहा है, कश्मीर, काशीपुर, लद्दाख, उन्नाव, उपद्रव, अराजकता, आग। सब अपने आप से सवाल पूछिए, कुछ तो खतरनाक हो रहा है या करने की कोशिश हो रही है। मतलब क्या श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वाला पैटर्न भारत में भी दोहराने की असफल कोशिश हो रही है? असफल कहूंगा मैं इसको, असफल कोशिश। क्या साजिश के तहत देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वाली हिंसा भारत में भड़के?
जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ, उसी पैटर्न पर भारत में भी कुछ उसी तरह से उपद्रव, हिंसा करने की कोशिश क्या हो रही है? अच्छा, इस चीज को समझिए आप, एक पूरा चेन ऑफ इवेंट को अगर समझेंगे ना, जहां किसी ना किसी बहाने, ये बहाना है किसी ने, कानपुर का मामला आई लव मोहम्मद को लेकर देश भर में जो है प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, उपद्रव, थाने पर हमला, सरतन से जुदा उन्नाव। अभी गांधीनगर में हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया आई लव महादेव, उसको पीट दिया उठाकर। आजादी आजादी के नारे, उत्तराखंड में ये सब नारे वहां पर ये नारेबाजी की वीडियो आए हैं सामने, सब ऑथेंटिक वीडियो है। उपद्रव, हिंसा, क्या हो रहा है? मतलब नवरात्रि से पहले गोधरा, मतलब पेपर लीक में आजादी का क्या काम है? नवरात्र से पहले गोधरा, वो मत भूलिए, गोधरा, काशीपुर मत भूलिए, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटना मत भूलिए, लद्दाख में प्रदर्शन, नेपाल वाला प्रयोग, असफल प्रयोग। लेकिन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। नेपाल हिंसा को लेकर ये जो हिंसा हुई, इसको जो खुलासा हुआ है ना, उसने इस आशंका को और मजबूत कर दिया है। ले हिंसा का नेपाल कनेक्शन। रुकिए, ये हवाई बातें नहीं है, जो लोग पकड़े गए हैं वो नेपाली हैं। हैरान मत होइए, ये अभी तक सिर्फ ये हवा मतलब दावे किए जा रहे थे, ग्राउंड पर ऐसा कुछ सबूत नहीं मिल रहा था, अब मिला है। सबसे चौंका देने वाला खुलासा, मतलब कल लद्दाख में प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा, उपद्रव, दंगा फसाद, आगजनी, टकराव हुआ, जो सीआरपीएफ की गाड़ियां फूंक दी गई, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया, किराए के उपद्रवी बुलाए गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां के एलजी ने खुद कहा है, कविंद्र गुप्ता वहां के जो एलजी हैं, उन्होंने कहा है किराए के भाड़े के जो है दंगाई बुलाए गए थे कई लोग, क्योंकि लद्दाख, लेह के लोग ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आप सुनिए, नेपाल के लोगों की भीड़ के भी शामिल होने के आरोप लगे हैं लद्दाख हिंसा में। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, 20 से ज्यादा, कितने? 20 से ज्यादा नेपाली नागरिकों के शामिल होने का आरोप है। 20। लद्दाख पुलिस ने अब तक हिंसा के आरोप में 4 नेपाली नागरिकों को पकड़ लिया है। 4 नेपाली। ये अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नेपाली क्यों चाह रहे हैं? वहां का नेपाल के लोग यहां आकर क्यों ये सब कर रहे हैं? कौन ला रहा है इन लोगों को? मतलब नेपाल के लोग क्यों चाहेंगे कि ये यूटी नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले? वो मिलना चाहिए, जो चल रहा है, बातचीत चल रही है। लेकिन नेपाल के लोगों को क्या इंटरेस्ट होगा? 20 नेपाली पकड़े हैं, नेपाल के 20 नागरिक, उनके शामिल होने का आरोप है। 4 को पकड़ लिया है। आज लेह पुलिस ने 2 नेपाली नागरिकों को अरेस्ट कर लिया। हिंसा में 2 से 3 नेपाली जख्मी हो गए थे, 16 फरार हैं। लद्दाख पुलिस जिनकी तलाश कर रही है, नेपाल के नागरिक। नेपाल में अभी जेंजी क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबने देखा, फिर आरोप लगे कि लेह लद्दाख में भी वही कोशिश है, नेपाल वाला प्रयोग करने की कोशिश। तब लग रहा था ये आरोप है, सिर्फ आरोप है। अब जो पता लग रहा है 20 से ज्यादा नेपाली नागरिकों के शामिल होने की आशंका, 4 को पकड़ लिया गया है, 2 गिरफ्तार, 3 जख्मी। लद्दाख हिंसा की जांच कर रही पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक और बड़ी जानकारी सामने ये आई है, बाकायदा एक सुनियोजित प्लान्ड साजिश के तहत लद्दाख में हिंसा को भड़काया गया, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। लद्दाख हिंसा में नेपाली नागरिकों के साथ साथ नाबालिगों को हिंसा में शामिल किया गया था, उन्हें बरगलाया गया, बहकाया गया। लद्दाख पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा को गिरफ्तार किया। 50। पुलिस ने कई नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। अब जो मैं बता रहा हूं, अब मैं खुद एलजी कविंद्र गुप्ता, ये नीचे जो पढ़ रहा है आप वो पढ़ सकते हैं, खुद लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने न्यूज़ 18 को जानकारी देते हुए कहा साहब कि लद्दाख हिंसा को एक बहुत बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। एलजी ने कहा कि लद्दाख का माहौल खराब करने के लिए बाहर से उपद्रवी बुलाए गए थे। ये देखिए क्या हाल किया। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं भाड़े के दंगाई, किराए के दंगाइयों के सहारे नेपाल वाली साजिश लद्दाख में करने की कोशिश। उपराज्यपाल के मुताबिक हजारों की भीड़ में नेपाली नागरिक भी थे। यह ऑफिशियल वर्जन है एलजी का, नेपाली नागरिक थे। कविंद्र गुप्ता एलजी ने आशंका जताई कि बहुत से नेपाली नागरिक
भाग गए होंगे। कह रहे हैं कंफर्म है, 7 के आसपास तो बता रहे हैं वो हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 20 के करीब है। 4 तो पकड़े गए, 2 गिरफ्तार। एलजी कविंद्र गुप्ता ने कहा कि यह लद्दाख को जलाने की साजिश थी जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि कौन विदेश जाते हैं, किसके पास कहां से पैसा आता है, ये सारी जानकारियां एजेंसीज के पास है और जिन लोगों ने लद्दाख को नेपाल बनाने की साजिश रची है वो बख्शे नहीं जाएंगे। हम सुना सकते हैं इनका अगर ऑडियो? हाँ है हमारे पास, सुनाइए एक बार, सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। तो अभी जो चीजें निकल करके आ रही हैं इसमें के पीछे बहुत बड़ी साजिश है और साजिश यही था कि लेह को किस प्रकार से जलाना है। अब वो आखिर वो लोग भागे क्यों? जब इस प्रकार से हालात खराब होने लगे तो वो लोग यहाँ से गायब हो गए जो लोगों को भड़का रहे थे। इसके साफ जाहिर होता है कि जो हमने लोग पकड़े हैं उनके द्वारा जो बात की जा रही है उन्होंने साफ किया कि उन्होंने यूथ को बुला करके वहां पर इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेवार हैं, उसकी वीडियोस भी सामने आई हैं और जख्मियों में नेपाल के लोग भी शामिल हैं और डोडा के लोग भी शामिल हैं। हमें लगता है कि जरूर इसमें साजिश की गई है और लोगों को बाहर से बुलाया गया है यहाँ पर माहौल खराब करने। अब सब इतने सबूत हैं, इतनी सरकार के पास जानकारियां हैं, फिर हम लोग सवाल पूछते हैं कि सरकार की अगर माने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अगर सरकार की माने, एजेंसीज की माने, पीआईबी की रिपोर्ट की माने, गृह मंत्रालय की माने, तो लद्दाख हिंसा को किसने भड़काया? सोनम वांगचुक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीआईबी की तरफ से ऑफिशियल वर्जन गृह मंत्रालय का, एजेंसीज का जो सामने आया, नाम सोनम वांगचुक, जैसा सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है। अगर यह सच है, यह सब कुछ सोनम वांगचुक की वजह से हुआ, उसने उकसाया, उन्होंने भड़काया, अगर, तो ये गिरफ्तार क्यों नहीं है अभी तक? ये तो सरकार से सवाल है, सोनम से तो सवाल है नहीं, वांगचुक से, ये तो सरकार से सवाल है। बड़ी बड़ी बातें अगर सरकार कर रही है कि ये है वो है, बल्कि पॉइंट नंबर 8 में तो जो बातें लिखी गई हैं, इट इज क्लियर नाउ, ये साफ है कि सोनम वांगचुक ने इंस्टिगेट किया, तो ये खुला कहां क्यों घूम? ये अगर मास्टरमाइंड है, लद्दाख हिंसा का मास्टरमाइंड सोनम वांगचुक, तो अब तक खुला कैसे घूम रहे हैं? मीडिया में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं। साहब, जब गृह मंत्रालय मान रहा है ना कि लद्दाख में नेपाल हिंसा का रिपीट टेलीकास्ट करने के लिए सोनम वांगचुक ने भीड़ को भड़काया, उकसाया, बरगलाया, इंस्टिगेट किया, तो अब क्या बाकी रह गया है? अब एक तो वो सोरोस जो भड़काता है भारत, देश भर में माहौल, दुनिया के अलग अलग देशों में माहौल खराब करता है। अगर गृह मंत्रालय की बातों को सही माना जाए तो ये भारत का सस्ता सोरोस, फिर हथकड़ी लगाकर जेल में क्यों नहीं डाला गया? या तो सोनम सही है या सरकार सही है, क्योंकि कल की हिंसा में मैं अगर सच बताऊं तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना साहब। 4 की मौत हो गई है, 4 की, 70 से ज्यादा जख्मी है, 30 पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ के जवान भी हैं उसमें, कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार कह रही है सोनम वांगचुक ने इंस्टिगेट किया, इट इज क्लियर नाउ। कल के प्रदर्शन के नाम पर सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया। देखिए अलग अलग तस्वीरें, 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, सीआरपीएफ के जवान जख्मी हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई। कौन जिम्मेदार? कोई तो जिम्मेदार होगा ना। पुलिस वालों पर पथराव हुआ। साहब, अगर इन सब का जिम्मेदार सोनम वांगचुक है, जैसा कि सरकार, पीआईबी या सरकार का वर्जन जो है गृह मंत्रालय का, तो फिर वो खुला आजाद कैसे घूम रहा है? गृह मंत्रालय की ओर से जो ये है वो प्रेस रिलीज जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये कल रात को 10:03 पर जारी की गई। इसी प्रेस रिलीज में लद्दाख हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया है। मैं तभी कह रहा हूं ये सारी चीजें साफ साफ कहा गया कि लेह लद्दाख जैसे शांत इलाके को जलाने के लिए सोनम वांगचुक जिम्मेदार है। सोनम वांगचुक क्या कहा गया है, पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। नंबर 1, ये ऑफिशियल वर्जन है। आप सोनम, ये स्पष्ट है, इट इज क्लियर नाउ, ये स्पष्ट है, सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया था। ही इंस्टिगेटेड द मॉब, इट इज क्लियर नाउ, सोनम वांगचुक इंस्टिगेटेड द मॉब। ये लिखा हुआ है उसके अंदर, उसी का हिंदी अनुवाद किया मैंने और कुछ ही नहीं किया। यानी कि सरकार कह रही है अब ये तो पकड़ो। नंबर 2, सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र कर लोगों को भड़काया। नंबर 3, सोनम वांगचुक ने नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ जिक्र करके लोगों को गुमराह किया।
नेपाल, जेनजी, ये सब किया, ये सब उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नंबर 4, 24 सितंबर को रात करीब 11:30 बजे सोनम के भड़काऊ भाषण के बाद भीड़ ने हिंसा की। ये सरकार मान रही है कि हिंसा भड़की सोनम वांगचुक के भाषण के बाद, तब आग लगी, 4 मर गए, 30 जख्मी, ये वो, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, नेपाल के लोग यहां पर आए। कौन लाया, किसने बुलाया? कोई तो होगा ना, किसी ने तो सुपारी दी होगी लद्दाख की नेपाल वाली। 11:30 बजे भाषण के बाद हिंसा भड़क गई। नंबर 5, एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर यानी कि बीजेपी का दफ्तर और सीईसी के सरकारी कार्यालय पर हमला किया गया। नंबर 6, हिंसा के दौरान सोनम वांगचुक ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। नंबर 7, लेह में हिंसा भड़काने के बाद सोनम ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। 15 दिन से भूख हड़ताल चल रही थी, आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल खत्म कर दी, लद्दाख जल गया। नंबर 8, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। हालात बिगड़े, संभालने के बजाय सोनम वांगचुक पतली गली से निकल लिए, एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। अब ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये सरकार मतलब जैसे मिशन पूरा हो गया और चलो कट लिए साहब, 9 वगैरह निकल लिए, गांव चले गए। अभी मीडिया से बात चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अब ईडी एक्शन में आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं। जब ये सब प्लानिंग हो रही थी, पता था, तब कहां थी सरकार, एजेंसीज कहां थी? नंबर 9, हिंसा से पहले कई नेताओं ने सोनम से भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया था। सरकार भी लगातार कह रही थी कि 6 अक्टूबर को बातचीत होनी थी, 26 सितंबर को बातचीत होनी है, सारी प्रस्तावित बातचीत हो रही है, तो फिर क्यों भड़का रहे थे, क्यों उकसा रहे थे, क्यों इंस्टिगेट किया, क्यों जलाया? लेह लद्दाख में हिंसा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये, अच्छा क्या है, ये सीमावर्ती चीन और पाकिस्तान से सटा है। और इस हिंसा से पहले ना ये वो बयान भी है, हाँ है हमारे पास, अब इसको सुनाते हैं आपको। सोनम वांगचुक के वो भड़काऊ बयान भी सामने आ चुके हैं, जिसमें वो लद्दाख के जेनजी को उदाहरण दे रहे हैं। नेपाल का उदाहरण भी कौन सा? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वहां का उदाहरण देकर आप जो है समझा रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं तो समझा रहा था, समझाइए। 4 मर गए, 30 जख्मी, सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया। आप उदाहरण दे रहे थे, एक बयान सुनाइए वो नेपाल वाला उदाहरण। ये देखिए आप, सीआरपीएफ की गाड़ी का क्या हाल हुआ, ये देखिए आप, कौन लोग हैं ये नेपाल वाला प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, 4 लोगों को मार दिया, बीजेपी के दफ्तर फूंक दिया, 30 लोग जख्मी, पुलिस वालों सब उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। अब सुनिए वो बयान, वो नेपाल वाला बयान सुनाइए। yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezeno Nepal la yong steoto Bangladesh la yong steoto Sri Lanka yong steoto miman se gyurja kyong anok tene chik chik shina tene kyong anok samara reale yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezeno Nepal la yong steoto Bangladesh la yong steoto Sri Lanka yong steoto miman se gyurja kyong anok tene chik chik shina tene kyong anok samara reale yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezeno Nepal la yung steoto Bangladesh la yung steoto Sri Lanka yung steoto miman se gyurja kyong anok tene chik chik shina tene kyong anok samara नेपाल, बांग्लादेश, वहां का उदाहरण देने की क्या जरूरत है? देखिए, अच्छा मैं एक काम करता हूं, सोनम वांगचुक पर कई तरह के आरोप हैं, जेनजी, एक ना क्रोनोलॉजी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सिर्फ डेट वाइज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, शायद थोड़ी पिक्चर क्लियर हो पाए, शायद। ठीक, 8 सितंबर तारीख, हाँ ये आ गया पूरा, देखिए सबसे पहले 8 सितंबर नेपाल में तख्ता पलट हुआ, दंगे हुए। 8 सितंबर, 2 दिन बाद 10 सितंबर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू करी। 8 को नेपाल में तख्ता पलट हो गया, 2 दिन बाद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, 2 दिन बाद। ठीक, उसके ठीक 1 हफ्ते बाद, हाँ अब और क्लियर हो गया, 8 को नेपाल में दंगा, तख्ता पलट, 10 तारीख 2 दिन बाद भूख हड़ताल शुरू। 18 सितंबर 2025 क्या हुआ था सोचिए, हाँ लिखा हुआ है, राहुल गांधी का वो जेनजी वाला पोस्ट आ गया। 8, 10, 18 उन्होंने भारत के जेनजी जो है वो संविधान बचाएगा वो सारा किया। फिर आगे बढ़िए, 6 दिन बाद 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा भड़क गई। 24 सितंबर, 8, 10, 18, 24, ऊपर देखिए उधर लद्दाख हिंसा भड़क गई। फिर 24 सितंबर को ही लद्दाख में हिंसा भड़काता हुआ एक कांग्रेसी नेता पार्षद, वो वीडियो, कांग्रेसी पार्षद, अभी तक कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया, डिनाई कहां से करेगी, हाथ में हथियार है इतना बड़ा, कांग्रेसी पकड़ा गया, वो भड़का रहा था, हाथ में इतना बड़ा हथियार था। ठीक, आज 25 को क्या हुआ,
शुरुआत कहां से हुई थी? 8 तारीख को नेपाल में तख्ता पलट से होते होते आज 25 तारीख, आज क्लोजिंग क्या हुई है? नेपाली पकड़े गए। लद्दाख हिंसा में नेपाल के लोग पकड़े गए। अब ये क्रोनोलॉजी 8 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, फिर 24 तारीख और आज 25 तारीख। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं बस। राहुल गांधी का जेनजी वाला पोस्ट भी ध्यान रखिएगा। फिर कांग्रेसी का पकड़ा जाना कि कांग्रेसी एक पार्षद वो भड़का रहा था। इसके अलावा सोनम वांगचुक की कुछ पुरानी तस्वीरें भी आज वायरल हो रही हैं। ये वो कांग्रेसी था वैसे जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये कांग्रेसी हाथ में इतना बड़ा हथियार, ये वो कांग्रेसी। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं सोनम वांगचुक की जो आज वायरल हो रही है। हमको लगा एक बार दिखा देनी चाहिए कम से कम। ये जो पहली तस्वीर है इस्लामाबाद का दौरा, फरवरी में सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, इस्लामाबाद। कोई बुराई नहीं है, जाइए साहब, बस याद दिला रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टाइमलाइन दिखाने के लिए। इस्लामाबाद का दौरा, चेहरे पर मुस्कान, बहुत खुश हैं। उस तरफ किससे गलबहियां चल रही हैं? बांग्लादेश में तख्ता पलट के विलन माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस के साथ, जो लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आईएसआई के टच में। ये दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल थी। हमें लगा कम से कम आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उधर लद्दाख हिंसा मामले में कांग्रेस पार्टी का भी नाम सामने आ रहा है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये लेह कांग्रेस के पार्षद है। एफआईआर दर्ज करते हुए अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लद्दाख हिंसा के एक वीडियो में कांग्रेस का ये जो पार्षद है, हाथ में ये काला सा हथियार है, क्या है वो? बीजेपी कह रही है मॉब को इंस्टिगेट लीड कर रहे थे। बीजेपी दफ्तर जो जलाया गया यही लीड कर रहे थे बीजेपी के हिसाब से। बीजेपी का दावा है कि यह तस्वीर कांग्रेस पार्षद स्टेनजिन सेपांग की है। बीजेपी का दावा है कि लद्दाख में हुई जेनजी का प्रदर्शन नहीं बल्कि ये कांग्रेस का प्रदर्शन था, कांग्रेस का रोल है इसके अंदर। राहुल गांधी का जेनजी वाला पोस्ट वो, और अब ये कांग्रेस का पार्षद, ये तो तस्वीरों में पकड़ा गया। इसमें कांग्रेस का काउंसलर शामिल था। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस पार्षद स्टेनजिंग अपर लेह वार्ड से पार्षद हैं। हिंसा भड़काने में इनका बहुत बड़ा रोल है। लीड इंस्टिगेटर सोनम वांगचुक तो वो पीआईबी और वो गृह मंत्रालय मान रहा है। बीजेपी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि इसका भी अहम रोल है, ये भड़का रहा था, ये कांग्रेस का पार्षद है। सुनिए। देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टेनजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टेनजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। CRPF darum stong kyong na kyong lak kyong na kyong chi case tang tang BJP office khona ayong se kongsa tham se phir na diring spang phudel di kana sui chi case tong chi jo na chosle na ayong se doate natle। उधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम वांगचुक पर फाइनेंशियल गड़बड़ी, वित्तीय गड़बड़ी के भी कई गंभीर आरोप लग गए हैं। खबर यहां तक आ रही है कि फीमा के तहत ईडी भी सोनम के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है। एक एक करके कुछ मैं आपको डिटेल देता हूं जो वित्तीय अनियमितता के आरोप सोनम वांगचुक पर लगे हैं। पहली सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल गड़बड़ी, उनका जो एनजीओ है उसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, HIAL, ये इनका एनजीओ है। उसको लेकर आरोप लग रहे हैं कि इस एनजीओ में बड़ी मात्रा में जो फंड आता था उसको प्राइवेट बिजनेस में एक तो डाइवर्ट किया। इसमें बताया गया कि साहब 6 करोड़ का जो है डोनेशन मिला था, 6 करोड़ 23-24 में, ये जो है कितना बढ़ गया, 150% पहुंच गया 15 करोड़, 150% अधिक 15 करोड़ पहुंच गया 24-25 में। हो सकता है पहुंच गया हो, मतलब ये सारी डिटेल्स जो जब सामने आ रही है। इस एनजीओ के कुल 7 बैंक खाते हैं, 7 4 खातों की घोषणा नहीं की गई है, ये ऑफिशियल सारी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा संस्था पर बिना FCRA रजिस्ट्रेशन के 1.5 करोड़ से अधिक की विदेशी धनराशि प्राप्त करने का भी आरोप है। ठीक, दूसरा सुनिए, फाइनेंशियल गड़बड़ी है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट। इसमें क्या है ऑफ लद्दाख को लेकर, ये सिकमॉल, इसमें है कुल 9 बैंक खाते, 6 खातों की घोषणा ही नहीं की, 6 अकाउंट अनडिक्लेयर्ड। तीसरा गड़बड़ी, ये कंपनी है शेशियन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, SIPL। इस कंपनी में 24-25 में बताया गया कि 10 करोड़ के आसपास के टर्नओवर पर 1% के आसपास का लाभ दिखाया गया। पिछले साल 6% था।
अब उसका भी क्लेरिफिकेशन। अच्छा, इस कंपनी के भी 3 बैंक खाते हैं, 2 खातों की घोषणा नहीं की गई है। ठीक, फाइनेंशियल गड़बड़ी सोनम वांगचुक के खुद के खातों को लेकर, यह सबसे हैरान कर देने वाली बात है। इस पर तो क्लेरिफिकेशन आना चाहिए। 9 अकाउंट है, 8 को डिक्लेयर नहीं किया, 8 खातों की घोषणा नहीं की, 8। और इसमें भी बताया गया कि विदेशी लेन देन, विदेशी धनराशि प्राप्त हुई। वांगचुक पर आरोप है कि 2021 से 24 के बीच पर्सनल अकाउंट से विदेशों में कुल लेन देन जो है वो करीबन 4 करोड़ के आसपास का था। 2.5 करोड़ आए, 1.5 करोड़ के आसपास गए, और इतने अकाउंट डिक्लेयर ही नहीं किए। ये सारी जानकारी, और बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं सोनम वांगचुक। उधर आगे बढ़ेंगे। लेह में नेपाल वाले प्रयोग के आरोप कब लग रहे हैं साहब? ये आरोप तब लग रहे हैं जब 2 दिन पहले देवभूमि में भी इसी तरह की कोशिश हुई थी। पहले काशीपुर में माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। एक धार्मिक नारे के बहाने माहौल खराब करने वालों पर एक्शन जारी है, बुलडोजर वाला वो सब। अब क्या हो रहा है, यहां पर पेपर लीक में आजादी आजादी के नारे लगे हैं। छात्रों के आंदोलन में भी घुसपैठ कर चुके कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से नेपाल वाला हाल बताने देने की धमकी दी जा रही है। परीक्षा धांधली को लेकर हो रहे आंदोलन में ऐसी घुसपैठ हुई है कि आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। यह आरोप वहां सरकार की तरफ से भी लगाए गए कि भोले भाले छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। इसी कड़ी में वहां आजादी आजादी के नारे और नेपाल वाला हाल बता देने की धमकी दी गई है। सुना सकते हैं, सुनिए आप ये ना करें कि हमें मजबूर ना कीजिए। जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। हम छीन के लेंगे। आजादी। उधर उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन का हाल तब है साहब जब कल मुख्यमंत्री धामी ने नकल जिहादी और नकल माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया। सीएम धामी ने कहा था कि सरकार के नकल विरोधी अभियान से नकल माफियाओं में हड़कंप है और देवभूमि में नकल जिहाद छेड़कर पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वो बयान सुनिए आप पुष्कर सिंह धामी का। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम से नहीं करेंगे। यहाँ उपद्रव की साजिश। उधर आई लव मोहम्मद को लेकर वहां अलग से बवाल। किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, सोशल मीडिया पोस्ट आई लव महादेव। बवाल हो गया साहब। अब बात इसकी करेंगे। कोई बैनर लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता, उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये। आई लव मोहम्मद के जुलूस निकाल रहे हैं तो अपनी अकीदत से निकाल रहे हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी त्यौहार आता है तो लिखते हैं ना लोग, उसका मतलब ये होता है कि आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव देवी देवता कौन कौन से लिखते हैं लोग। तो उस पर कोई केस हुआ क्या आज तक? आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कौन से कानून में लिखा है कि आप अपने नबी के लिए इजहार मोहब्बत नहीं कर सकते? ये आर्टिकल 25 यही तो हमें गारंटी देता है। ये कह रहे हैं इजहार मोहब्बत। यही लोग कहते हैं रिलीजन बहुत ही पर्सनल मैटर होता है। धर्म जो है वो बहुत ही पर्सनल मामला होता है ना किसी का भी, यही लोग है। अच्छा, हम लोग कह रहे थे साहब ये जबरदस्ती का टकराव पैदा करने की कोशिश है। अच्छा खासा शांत माहौल चल रहा है, शांति पसंद नहीं आ रही। एक तरफ आई लव मोहम्मद, दूसरी तरफ आई लव महादेव। ये विवाद देश भर में प्रदर्शन, हिंसा, तोड़फोड़ की तस्वीरें आई। फिर विरोध में आई लव महादेव, आई लव महाकाल, आई लव श्री राम का अभियान शुरू हो गया। क्या ये देश में माहौल खराब या धार्मिक संघर्ष बढ़ाने या भड़काने की कोशिश है? अब जानते हैं क्या खबर आई है? गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा क्यों भड़क गई?
एक व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आई लव महादेव लिख दिया था, सिर्फ और कुछ नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट जैसे व्हाट्सएप डीपी होती है, व्हाट्सएप डीपी में जब आप चेंज करेंगे उसमें आप आई लव महादेव वाला आपने लगा दिया, बवाल हो गया। इसी को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग बुरी तरह से भड़क गए। मतलब आपको भरोसा नहीं होगा, आई लव महादेव सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस लिखने वालों के खिलाफ पत्थरबाजी हो गई। ये वो तस्वीरें भी आई हैं। इसके बाद गरबा पंडाल पर भी हमला हो गया। ये देखिए आप तस्वीरें, क्या मामला क्या है, क्यों गुस्से में हैं ये लोग? क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस जैसे डीपी होती है वहां पर आप चेंज करते हैं तो वो आई लव महादेव वाला किसी ने लगा दिया था, बस, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमला, बवाल, पत्थर, ये वैसे तो सहिष्णुता और सारी चीजें। आरोप है कि गरबा पंडाल पर पत्थरबाजी करने वाले, वहां पर भी धार्मिक मजहबी नारे लगाए जा रहे थे वहां पर। इसके बाद दूसरे पक्ष की ओर से भी पत्थरबाजी हुई, फिर टकराव हो गया। ये देखिए आप, हिंसा बढ़ती चली गई। तीन दुकानों में आग लगा दी, चार, ये देखिए 4 गाड़ियों को फूंक दिया। पुलिस ने इस मामले में 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आप समझ रहे हैं, ये सब कुछ हुआ व्हाट्सएप स्टेटस आई लव महादेव लगाने को लेकर। देश भर में चल रहा है, 9-10 राज्यों के 30 शहरों में चल रहा है आई लव मोहम्मद, कहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा। व्हाट्सएप स्टेटस आरोप है, सोशल मीडिया पोस्ट ऐसा आरोप है कि सिर्फ आई लव महादेव लिख दिया, बवाल काट दिया साहब। कल तक यह बहस हो रही कि भारत में कोई आई लव मोहम्मद भी नहीं लिख सकता, इतना बुरा हाल है, इतनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, एंटी नेशनल हो गया क्या? अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आई लव महादेव लिखना इतना बड़ा अपराध हो गया कि ये हो जाएगा, हिंसा भड़काई जाएगी? अगर आई लव मोहम्मद सही तो आई लव महादेव गलत कैसे हो गया? और क्या इस हिंसा के जिम्मेदार ओवैसी जैसे नेता नहीं है जिन्होंने मुसलमानों को यह कहकर बरगलाया, भड़काया, बेवकूफ बनाया कि आई लव मोहम्मद कहने को जुर्म बना दिया गया, बल्कि ऐसा कुछ था ही नहीं। सुनिए। देखिए, पिछली रात को दहगाम पुलिस स्टेशन के विस्तार में भैयल गांव में 2 ग्रुप्स के बीच में एक पत्थरबाजी का बनाव बना था, जिसका मेन कारण एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिला, पुलिस तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में स्थान पे पहुंच गई और पूरी स्थिति को काबू करने में आ गया है। अभी तक टोटल 60 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है और बाकी की तपास अभी जारी है। अब आप सोच कर देखिए, यूपी के कानपुर से शुरू हुआ एक मामूली विवाद देश के 8 से 9 राज्यों 20 शहरों तक पहुंच चुका है। गुजरात के गांधीनगर में आई लव महादेव का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर दंगे जैसे हालात हो गए, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ सब कुछ हुआ। यही नहीं, कर्नाटक के कालमार्क्स नगर, ये 4 अलग अलग तस्वीरें, वहां आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने को लेकर 2 पक्षों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कर्नाटक, रात की बात यह रही कि पुलिस ने वक्त रहते हालात को कंट्रोल में कर लिया। यूपी के सीतापुर में, वहां पर भी चल रहा है, आई लव मोहम्मद को लेकर बिना अनुमति जुलूस निकाला, भड़काऊ नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने के आरोप में 15 लोगों पर नामजद 100 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि बिना परमिशन था। ये ऐसा नहीं आई लव मोहम्मद को लेकर केस दर्ज हुआ, ऐसा नहीं है। बिना परमिशन जुलूस निकाला जा रहा। आई लव मोहम्मद को लेकर नवरात्रि की शुरुआत से अब तक 8 राज्यों के 30 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन, हंगामा, हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी सब कुछ हो चुका है। मांग हो रही है साहब कि 10 सितंबर को यूपी के कानपुर में जिन लोगों पर एफआईआर हुई उसे वापस ले लिया जाए। कानपुर में उसको वापस ले लिया जाए। आरोप लगाया जा रहा है कि कानपुर में मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों पर एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि वो लोग आई लव मोहम्मद कह रहे थे। सच यह है कि कानपुर में एफआईआर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप को लेकर हुई। खुद पुलिस ने साफ किया था कि ये कुछ लिखने पर एफआईआर गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। इसके बावजूद देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा गया और इसी के बाद भारत में आई लव महादेव अभियान जो है वो अब शुरू हो चुका है। अच्छा, मुंबई की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई में क्या हुआ ये पुलिस ने क्लैरिफाई किया था। वैसे मुंबई के अंधेरी इलाके में अब ये देखिए, अब लग गया आई लव महादेव, ये पोस्टर लगा दिए गए, आई लव राम। गरबा पंडालों में महिलाएं जो हैं आई लव महादेव के पोस्टर लेकर पहुंच रही हैं। नीतीश राणे, मुंबई के गोवंडी इलाके में कुछ लोगों ने दुर्गा मूर्ति को खंडित कर दिया था। यहां पर भी, यहां बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे खुद उस इलाके में पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो लोग भी बैनर पोस्टर लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सुनिए।
कोई बैनर लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता। उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। तो इसलिए बैनर पोस्टर कोई लगाया रहेगा ना, हमारा पुलिस जो काम करने का कर ले। वैसे आपको बता दें, देश के 30 से ज्यादा शहरों में एक साथ आई लव मोहम्मद को लेकर जो बवाल शुरू हुआ कानपुर में, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ देश के अलग राज्यों तक पहुंच चुका है। उधर 62 की हार, क्या नेहरू जिम्मेदार? अब बात इसकी। Use of air power could have slowed the Chinese offensive considerably, if not stymied it completely. This would have given army much more time to prepare. In those days, I think use of air force was considered escalatory. This is, I think, no longer true, and Operation Sindoor is an apt example of this. कांग्रेस पार्टी का इतिहास हमेशा ब्लंडर और सरेंडर का रहा है, और ये ब्लंडर और सरेंडर हमने 1948 से ही देखना शुरू किया है। 62 की बात कर रहे हैं, पंडित नेहरू पे सवाल उठा रहे हैं। शायद उस वक्त आपकी उम्र मुश्किल से 1 साल की रही है। सवाल यह कि 1962 का युद्ध क्या हम जीत सकते थे, और क्या कुछ गलत फैसलों की वजह से हम चीन के हाथों हारे? खासकर 1962 युद्ध को लेकर हमेशा जो सवाल उठाए जाते हैं, उसमें एक बड़ा सवाल यह पूछा जाता है कि अगर उस वक्त भारतीय वायुसेना एयरफोर्स का आक्रामक तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो चीनी हमले को रोकने में काफी मदद मिल सकती थी। एयरफोर्स का अगर आक्रामक तरीके से इस्तेमाल किया जाता, यह बहस बहुत पुरानी है। यह बहस होती है कि आखिर क्यों इंडियन एयरफोर्स को 1962 के युद्ध में सिर्फ सप्लाई और ट्रांसपोर्ट तक सीमित रखा गया। एयरफोर्स का वैसा यूज नहीं हुआ आक्रामक तरीके से। वैसे तो देखिए, कई पूर्व सैन्य अधिकारी ये सवाल उठा चुके हैं, लेकिन आज ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, जनरल चौहान ने ये सवाल उठा दिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल चौहान ने 1962 युद्ध के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल थोराट की आत्मकथा रेवेली टू रिट्रीट, उनकी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर एक बयान दिया, जिसने फिर से इस बहस को नया ताजा कर दिया। इस बयान में, इस वीडियो संदेश में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि नेहरू सरकार ने, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा अगर नेहरू सरकार ने 62 के युद्ध के वक्त इंडियन एयरफोर्स के इस्तेमाल की अनुमति दी होती तो इंडियन आर्मी को काफी फायदा होता। एयरफोर्स के इस्तेमाल से चीन के हमले की गति धीमी हो जाती और फौज को तैयारी करने के लिए काफी वक्त मिल जाता। सीडीएस ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल थोराट जंग में भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल करना चाहते थे, वो एयरफोर्स का इस्तेमाल करना चाहते थे 62 के युद्ध में, लेकिन नेहरू सरकार ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, सीडीएस ने कहा है, नेहरू सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी। 1962 युद्ध को लेकर जो बात सीडीएस अनिल चौहान ने कही है, करीब करीब यही बात कई और सैन्य अधिकारी भी कर चुके हैं। कई और सैन्य अधिकारी, ये जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, पूर्व एयर चीफ जो हैं NAK ब्राउन, उन्होंने कहा था कि चीन के साथ हुई 1962 की लड़ाई में अगर एयरफोर्स को हमले की इजाजत दी गई होती तो नतीजे अलग होते। और सुनिए, पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AY टिप्पणिस ने कहा था कि 62 के युद्ध में नेहरू ने एयरफोर्स को हमला करने की इजाजत नहीं दी। लेफ्टिनेंट जनरल थोराट ने अपनी किताब में लिखा कि वो 1962 के युद्ध में एयरफोर्स के इस्तेमाल के पक्ष में थे, नेहरू ने परमिशन नहीं दी। 1962 युद्ध में ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने अपनी किताब द हिमालयन ब्लंडर, वैसे इसको कहा भी जाता है हिमालयन ब्लंडर, कहा था कि वायुसेना के इस्तेमाल से रोकना अक्षम्य फैसला था। वायुसेना के इस्तेमाल से रोकना, वो लिख रहे हैं, ये अक्षम्य फैसला था, इसको माफ नहीं किया जा सकता। मेजर जनरल DK पालित इंडियन डिफेंस रिव्यू में वो लिखते हैं कि भारतीय वायुसेना चीन को बड़ा झटका दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया गया।
कई पूर्व सैन्य अधिकारी ये सवाल उठा चुके हैं कि क्यों नहीं करने दिया गया, क्यों नहीं करने दिया गया। सेना चाहती थी, एयरफोर्स का इस्तेमाल होता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। एक ही तो युद्ध की बात होती है, हमने तो पाकिस्तान को पीटा, सारे युद्ध जीते। एक ही तो युद्ध 62 का जिसमें कहा जाता है कि हमारे, वो भी हम जीत सकते थे। मतलब अगर ये सब सच है, लेफ्टिनेंट जनरल थोराट, सेना के कुछ और अफसरों और कई सैन्य रणनीतिकारों का भी मानना है कि इसके ना 3 बड़े कारण थे। अब आपके जहन में होगा कि ऐसा क्यों किया नेहरू ने। 3 बड़े कारण थोराट अपनी किताब में बताते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण यह था उनके हिसाब से कि नेहरू को लगता था कि साहब अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ तो चीन कहीं और ज्यादा नाराज हो जाए। दूसरा, नेहरू को लगता था कि भारतीय एयरफोर्स को युद्ध में उतारा गया तो कहीं चीन की रेड आर्मी दिल्ली मुंबई पर जवाबी हमले ना शुरू कर दे। पॉलिसी डिसीजन था, उस वक्त की क्या सिचुएशन थी हमें नहीं पता, लेकिन आर्मी कह रही है, सीडीएस कह रहे हैं कि अगर परमिशन दे दी गई होती तो नतीजे कुछ और या फिर उसको रोका जा सकता था। तीसरा, नेहरू को लगता था साहब कि भारत एयरफोर्स का इस्तेमाल ना करे तो चीन भी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। 1962 का भारत चीन युद्ध भारत के लिए एक दुखद अध्याय रहा है। अक्साई चिन और नेफा में चीनी सेना ने भारतीय सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। कई एक्सपर्ट्स जानकर यहां तक कहते हैं कि उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास मिग 21 जैसे कई सुपरसोनिक फाइटर जेट्स थे, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। एक बार बयान में आपको सुनाता हूं, सीडीएस अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान ने क्या कहा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। Use of air power could have slowed the Chinese offensive considerably, if not stymied it completely. This would have given army much more time to prepare.